भानुरेखा की उम्र सिर्फ 4 साल थी और इसी उम्र में उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर बाल कलाकार के रूप में कदम रख दिया। भानुरेखा के नन्हे कदम जिस सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए वो थी इत्ती गुट्टू। यह फिल्म 1958 में रिलीज हुई। इसके बाद साल 1966 में रंगूना रत्नम में भी भानुरेखा ने काम किया। पुष्पावली के काम से बड़े परिवार का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था, परंतु वह कुछ समझ भी नहीं पा रही थी, करे तो क्या करे। और धीरे धीरे कर्जा भी बढ़ने लगा था। वहीं छोटी सी भानुरेखा भी बिना किसी गलती के तानों का दर्द सहन करती जा रही थी। भानुरेखा के लिए स्कूल जाना भी किसी सजा से कम नहीं होता था। पुष्पावली और जैमिनी गणेशन को सब जानते थे और उनके इस बिना नाम के रिश्ते को भी, जिसे नाजायज कहना उचित होगा, बच्चे भानु रेखा को अक्सर लोटा कहकर बुलाते थे। लोटा को हिंदी में नाजायज कहा जाता है। वहीं जब अटेंडेंस के वक्त भानुरेखा का पूरा नाम रेखा गणेशन पुकारा जाता था तो ये नाम भानुरेखा को तीर की तरह लगता था। ऐसे हालात में छोटी सी बच्ची का मन पढ़ाई में लगे तो कैसे लगे। हर रोज बेइज्जती का दर्द भानुरेखा गणेशन सहन कर रही थी। एक दिन कहा, बस बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा। एग्जाम में फेल हो गई भानुरेखा। ताने से तो परेशान हो ही गई थी और खुद के लिए काली, मोटी और भद्दी ऐसे शब्द सुनना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। ये शब्द जहर की तरह लगते थे। जहर का हल जहर ही होता है, यही समझ आया भानु रेखा को और उसने एक लेटर माँ को लिख दिया। लिखा था, माँ, मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ। अब मैं ना तो पढ़ाई का बोझ सहन कर सकती हूँ और ना ही मोटी, काली, भद्दी, नाजायज इन शब्दों की चुभन। मैं इन सब से आज़ाद होना चाहती हूँ। इस लेटर को देखकर भानु रेखा ने एक ना खुलने वाली नींद में जाने का फैसला कर लिया और ढेरों नींद की गोलियां खा ली। लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। घंटों मेहनत के बाद आखिरकार डॉक्टर्स ने भानुरेखा को बचा लिया। भानुरेखा को जब होश आया तो उन्हें अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा दिखा। पुष्पावली ने भानुरेखा को समझाया और कहा, तुम नहीं पढ़ना चाहती हो तो मत पढ़ो, लेकिन तुम या तो शादी कर लो या फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लो। उस वक्त भानुरेखा को यह पता नहीं था कि ये उनसे पूछा नहीं जा रहा था, बल्कि बताया जा रहा था, आदेश था। तो तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना ही होगा, क्योंकि पुष्पावली को भानुरेखा से ही उम्मीद थी कि वह उनके पूरे परिवार का सहारा बन सकती है। पढ़ाई छूट गई। पुष्पावली भानुरेखा को
ऑडिशन के लिए स्टूडियो में ले जाने लगी। स्टूडियो दर स्टूडियो ऑडिशन के लिए पुष्पावली भानुरेखा को ले जाने लगी। भानुरेखा गर्मी में बाहर खड़ी रहती थी, अपनी बारी का इंतजार करती थी। कई बार डायरेक्टर की बेरुखी का सामना भी करती थी, जहां भानुरेखा अपनी बारी का इंतजार करती थी, वहीं दूसरी तरफ इनके पिताजी की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकरार होती थी और घंटों तक इंतजार करती थी। सब जानते थे कि भानुरेखा जेमिनी गणेशन की बेटी है, लेकिन जब जेमिनी गणेशन को ही इतने समय से इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, तो इसलिए जानबूझकर सब अनजान बने रहने लगे थे। कहीं निर्माता और निर्देशक भानुरेखा को इसलिए काम नहीं देते थे कि कहीं इस बात से जेमिनी गणेशन नाराज ना हो जाए। छोटे छोटे रोल तो फिल्मों में मिलने लगे भानुरेखा को, परंतु उनसे जो कमाई होती थी उससे पुष्पावली का घर का खर्च नहीं चल पाता था। भानुरेखा को कोई भी हीरोइन बनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबकी नज़र में भानुरेखा एक काली, भद्दी और मोटी दिखने वाली लड़की थी। पुष्पावली को भी लगने लगा था कि अब भानुरेखा उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। बहरहाल इस बीच जब 1969 साल आया, भानुरेखा के अभिनय से सजी जैकपॉट नल्ली CID 999 फिल्म रिलीज हुई। इन्हीं दिनों अफ्रीकी देश नैरोबी के बिजनेसमैन हुआ करते थे कुलजीत सिंह पाल। वे इंडिया लौटे और उन्होंने फिल्म बनाने की सोची। फिल्म का नाम था गलियों का राजा। फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ ही था कि किन्हीं कारणों से फिल्म बनाने को बंद करना पड़ा। वजह थी बड़े बड़े स्टार के बड़े बड़े नखरे और डायरेक्टर्स से हुआ झगड़ा। कुलजीत को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तय कर लिया कि अब छोटे स्टार और नए चेहरे को तलाशेंगे और फिल्म बनाएंगे। फिल्म का नाम भी बदल दिया। नया नाम था अनजाना सफर। दो हीरो वाली इस फिल्म में एक हीरो विश्वजीत थे। विश्वजीत ने हीरोइन के लिए नाम सुझाया दक्षिण की हीरोइन वाणी श्री का। वाणी के मेकअप रूप में जब कुलजीत पहुँचे तो वाणी श्री से बात करते करते उनकी नज़र पड़ी वहाँ बैठी एक मोटी और सांवली लड़की पर। यह लड़की भानुरेखा ही थी, जो बिना किसी की परवाह के खाना खा रही थी। कुलजीत को भानुरेखा का अल्लड़पन और बिंदासपन बहुत पसंद आया। वाणी श्री से उन्होंने जब पूछा कि यह लड़की कौन है, तो पता चला कि यह पुष्पावली और जेमिनी गणेशन की बेटी है और मेरे साथ इस फिल्म में एक छोटा सा रोल कर रही है। उसी दिन फिर कुलजीत पुष्पावली से मिले। उन्होंने फिल्म में
बतौर हीरोइन भानु रेखा को लेने की बात कह दी। पुष्पावली बहुत खुश हुई। जब भानु रेखा कुलजीत सिंह पाल के सामने पहुंची तो कुलजीत सिंह ने पूछा, तुम्हें हिंदी आती है? तब भानु रेखा ने जवाब दिया, नो, नहीं, मुझे हिंदी नहीं आती है। यह सुनकर पुष्पावली बहुत सख्ते में आ गई। वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को यह रोल नहीं मिले। पुष्पावली ने कुलजीत को कहा, भानु रेखा की याददाश्त बहुत अच्छी है। तब कुलजीत ने भानु रेखा को कुछ हिंदी लाइनें पढ़ने को दी। भानु रेखा ने रोमन लिपि में इन लाइन्स को लिखा और याद करने लगी। वह रूम में गई और कुछ ही देर बाद में वापस भी आ गई। अभी कुलजीत की चाय भी खत्म नहीं हुई थी। वह लाइन्स याद कर चुकी थी। भानु रेखा ने इन लाइन्स को इतने अच्छे तरीके से पेश किया कि कुलजीत सिंह को लगा कि वह बचपन से ही हिंदी बोलती होगी। कुलजीत को अब यकीन हो गया कि साधारण सी दिखने वाली यह लड़की एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। उसी दिन कुलजीत ने भानु रेखा से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करवा लिया। कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से पहली फिल्म की फीस थी 25,000 रुपये और हर अगली फिल्म 25,000 रुपये और जुड़ते जाएंगे। यह जानकर पुष्पावली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो भानु रेखा को हिंदी फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया और दूसरा उनसे मिलने वाले पैसों से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वहीं छोटी सी भानु रेखा को उस वक्त ना तो हिंदी फिल्मों से वास्ता था और ना ही पैसों से। उसे तो बस यह पता था कि उनके काम करने से उनके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। साल 1969 में महज 14 साल की उम्र में भानु रेखा के कदम पड़े मायानगरी मुंबई में कमरा नंबर 115, जगह अजंता पैलेस। ये वो कमरा था जहां भानु रेखा को शूटिंग के बाद रहना पड़ता था। शूटिंग में सभी लोग बहुत खुश थे सिवाय भानु रेखा के। दिल में घबराहट थी। नया शहर, अनजानी भाषा, नापसंद खाना, कुछ भी तो मन का नहीं था। भानु रेखा के परिवार की खुशी के लिए वह मुंबई तो आ गई थी, परंतु हर बार उसको यही लगता था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे अपने घर, अपने दोस्तों के पास होना चाहिए। यह सोचकर उसे अक्सर रोना भी आता था। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो सिर्फ काम, भारी कपड़े, भारी ज्वेलरी, बालों में स्प्रे, यहाँ तक कि उनके बालों में बिग सेट करने के लिए उनके बाल भी काट कर छोटे किए गए थे। भानु रेखा के मन का कुछ भी नहीं हो रहा था। वह एक कठपुतली बन चुकी थी, परंतु दिल में सिर्फ यही सोच थी कि मैं काम करूंगी तभी मेरे घर की ज़रूरतें पूरी होंगी। इधर भानु रेखा के पिता हिंदी फिल्मों में भी काम कर रहे थे।
वो भी मीना कुमारी, वैजयंती माला जैसी दिग्गज हीरोइनों के साथ। साथ ही सबको यह भी समझ आ रहा था कि भानु रेखा जेमिनी गणेशन की बेटी तो है, परंतु बेटी को उन्होंने अपनाया नहीं है। भानु रेखा लोगों के अंदाज और आंखों से समझ जाती थी कि उनके जीवन का कड़वा सच, नाजायज शब्द यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और तंज कसने के लिए किसी भाषा की कभी जरूरत नहीं होती। वो घूर कर देखती आंखें, वो भद्दी हंसी भानु रेखा के दिल को दुखाने के लिए काफ़ी थी। उन्हीं दिनों भानु रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफ़र का मुहूर्त हुआ, लेकिन मुहूर्त के समय फिल्म का नाम दो शिकारी रख दिया गया। लोग भानु रेखा को हीरोइन के रूप में देखकर हैरान थे। कुलजीत को लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि तुम अफ्रीका से आए हो, तुम्हें काली लड़कियां पसंद होगी, तुम हीरोइन के तौर पर एक काली लड़की को यहाँ ले आओगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह लड़की कितना बड़ा इतिहास रचेगी। कुछ ही दिनों में भानु रेखा ने 4 और हिंदी फिल्में साइन कर ली। फिल्म मेहमान, हसीनों का देवता और सावन भादो। फिल्म दो शिकारी की शूटिंग शुरू हुई। रोमांटिक सीन शूट होना था। सीन में विश्वजीत को अपनी बाहों में भरना था भानु रेखा को, और इतना ही सीन तय हुआ था। भानु रेखा को कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं आगे भानु रेखा की जिंदगी की वीडियो। देखते रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को। और पुरुषोत्तम गंधर्व आपका अपना चैनल, जिस पे अनोखी वीडियो अनोखे अंदाज में आपको दिखाई और सुनाई जाती है। तो करते रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक, ताकि आपको मिलती रहें अनोखी निराली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।